नमस्कार everyone। आज की जो वीडियो है वो बिहार इलेक्शन को लेकर है। तो बिहार जो है वो एक बड़ा राज्य है, वोटों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, और जो ओवरऑल पूरे देश को जो बिहार का जो इलेक्शन है वो इफेक्ट करता है, क्योंकि बिहार से माइग्रेंट लेबर जो है वो पूरे देश के अंदर जाते हैं और माइग्रेंट लेबर वापस आते हैं बिहार में वोट डालने के लिए। तो बिहार का जो इलेक्शन है वो अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके लिए। तो अभी इलेक्शन शुरू होने हैं, डेट्स आ गई हैं, 2 चरणों में चुनाव है। 100% उनकी वीडियो सर्वेलेंस या वीडियो फुटेज रिकॉर्ड और प्रदर्शित करी जाएगी ऑन डिमांड। तो वो रहेगा। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता रहेगी, किसी भी तरीके की धांधलेबाजी की जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि बिहार इलेक्शन शुरू होने से पहले आपको याद होगा कि सितंबर में इन्होंने वोट अधिकार यात्रा करी थी कि वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी छोड़ इनका नारा था। और अब इन्होंने पैसों के ऊपर कितनी चोरी करी, पैसों की कितनी चोरी करी है टिकट वितरण में, वो खुले में आ रहा है कि इनके एक विधायक और नेता ये कह रहे हैं कि डिमांड है तभी तो हमारा टिकट बिक रहा है। तो डिमांड तो है और टिकट बिक भी रहे हैं। एक नेता का इनका वो आया कि 2,70,00,000 रुपए दिए हैं हरियाणा वाले यादव जी को और फिर भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी दिक्कत पे परेशानी में है वो कि घर में उनकी बेटी, उनकी शादी रोक दी, सब कुछ रोक दिया कि चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए और वो टिकट फिर भी नहीं मिला है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो कि नॉर्मली ऐसे खुले में नहीं दिखती है वो बिहार चुनाव में दिख रही है। तो जो ये वीडियो है उसमें हम जो बेसिकली बात करनी है वो है आरजेडी के गिरने की। आरजेडी अगर खुद सारी 243 सीट्स पर अगर लड़ लेती है अकेले विद वामपंथ दल और मनोज सैनी, अगर ये तीनों आपस में मिलकर लड़ लेते तो ये चुनाव बहुत टक्कर का हो जाता। एनडीए के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन वही वाली बात है कि आरजेडी के ऊपर एक अलग दूर से एक कीड़ा लगा हुआ है और जो खाए जा रहा है उनको पता नहीं चल रहा है, और वो कीड़ा है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने हार्ड बार्गेनिंग की, सब कुछ किया, और एंड में ये रिजल्ट निकला कि उनको काफ़ी सारी सीटें मिली जो कि वो डिजर्व नहीं करते। पिछली बार 70 सीटें मिली थी और वो 19 जीत पाए थे। अब की बार लग रहा है कि उनको जितनी सीटें मिली हैं, 50-60 जो भी हैं, उन्होंने टारगेट किया था कि इनको 90 सीटें चाहिए, पर उनको उससे कम मिली। बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही, बात बन नहीं पा रही थी सीटों के समीकरण को लेकर, बंटवारे को लेकर, और रिजल्ट ये आया है कि आखिर में आरजेडी और पूरा का पूरा जो महागठबंधन है वो बहुत पीछे रह गया है इस चुनावी माहौल में। शुरुआत करी जाए पहली चीज़ से, एनडीए के पास जो दल हैं उसमें आता है आपका सबसे पहले जेडीयू, बीजेपी, 100-101 सीटें बटी आपस में। उसके बाद आए चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। उसके अंदर उनको 29 सीटें मिली, जिसके अंदर दो दो उनके सिंबल पे, 2 जेडीयू और 2 भाजपा के लड़े, तो उनको टोटल 25 का आंकड़ा उनका खुद का, और 4 उनके दूसरे पार्टी उनसे सिंबल पे लड़ेंगे वो बना। उसके अलावा जो छोटे 2 और पार्टियां थी उनको 7 और 7 सीटें मिली। यूपी से राजभर जी ने भी कोशिश करी कि हमें भी बिहार में कुछ मौका मिले, पर उस पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने सिंपल सी बात बोली कि आप हमारे साथ गठबंधन में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका यहाँ पे काम नहीं है और आप ये डिजर्व नहीं करते कि आपका इतना जनाधार नहीं है कि आपको यहाँ पे शामिल किया जाए और अपना डिसरप्ट किया जाए बैलेंस को। तो भाजपा ने अपनी जितनी पार्टियां हैं साथ में उनसे डील कर अच्छे से करी, जेडीयू से अच्छे से रखा और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सब कुछ साध लिया। इसके बीच में कई सारी सीटों के ऊपर विवाद हुआ, जैसे कि कुछ नए चेहरे आए और जो पुराने लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उससे उनको जब वहाँ पे उनको टिकट उनकी जगह मिली तो उस पर काफ़ी दिक्कत हुई। तो उसमें सबसे बड़ी बात, सेंटर से कमांड ली गई, अमित शाह जी खुद पहुँचे और चीज़ों को मैनेज किया गया। और मैनेज इस तरीके से किया गया कि उनको समझाया गया कि आपको एमएलसी बनाया जा रहा है,
आपको इस पूरे के पूरे विधानसभा नहीं, लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप इसको जीतिए और आप आगे चल के अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। जो भी बागीपना सामने आया था, जो भी कन्फ्यूजन था, उस वक्त रहते ठीक किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम हुआ। इसके उलट जब आप बात करते हैं महागठबंधन की, कांग्रेस ने पूरा रायता फैलाए रखा और तेजस्वी यादव को और नीचे झुकाते चले गए। आखिर में शुरू में तेजस्वी यादव को सरेंडर करना पड़ा कांग्रेस के आगे और चीज़ें डिरेल हुई कई सीटों पे। कांग्रेस बनाम कम्युनिस्ट पार्टी बनाम आरजेडी, आरजेडी बनाम कांग्रेस, पूरी खिचड़ी पकी। दूसरी जगह पे बात निकल के आई कि आरजेडी के अंदर जितना भी ताकत है उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए कि उनको यह डर है कि अगर MY समीकरण उनका टूटता है और कांग्रेस अलग से लड़ती है तो उनको नुकसान होगा। कांग्रेस ने दूसरे हाथ पे ये पूरा इंश्योर किया कि AIMIM की जो पार्टी है ओवैसी की, उसको हम महागठबंधन में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उनको महागठबंधन में लेते हैं तो फिर से मुस्लिम वोट आपस में टूटेगा, जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब ये सब कुछ सॉर्ट हो रहा था, उसी के बीच में एक नया पैंतरा फंस गया और वो था तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई, और क्या कहते हैं, लालू यादव जी के परिवार में एक लौता ऐसा बंदा है जो कि सच में इज्जत और जनता के बीच में अपना एक साफ छवि के साथ में चल सकता है। इसके ऊपर कोई केसेस अभी तक नहीं है और कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई है। वो अलग से अब उठ गए हैं, उनका भी प्रभाव है 10 से 15 सीटों पे मिनिमम, वो भी गले की फांस बन गया है महागठबंधन के लिए। तो अब सबसे मेन बात कांग्रेस की। कांग्रेस आरजेडी के उस पेड़ में सबसे बड़ी दीमक है जिसको लालू यादव ने कई सालों से सींचा। JP आंदोलन के बाद वो और नीतीश कुमार सामने आए थे, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति वहाँ पे कम करी और अपने आप को स्थापित किया था। उनका राज शासन जो उनके टाइम पर रहा, उसको जंगल राज कहा जाए, अच्छा कहा जाए, बुरा कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, पर वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी है राबड़ी देवी जी, वो मुख्यमंत्री रही और उन्होंने अच्छा खासा लंबे टाइम तक शासन किया। उसके अलावा वो रेल मंत्री भी रहे और कई सारी चीज़ें उनके पोर्टफोलियो में हैं। लेकिन जो बात आती है वो आती है घोटालों की और केसेस की। तो माफ़ कीजिएगा, जो लालू यादव हैं उन पर 32 साल और 5 महीने की सज़ा लग चुकी है 5 मामलों में फॉर्डर स्कैम के, यानी कि चारा घोटाला पे 5 मामलों के उनके ऊपर केस चला, उसी पर सज़ा हुई और उनको सज़ा मिली 32 साल 5 महीने की, जो कि वो काट रहे हैं। अभी वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर हैं। जब कभी कोर्ट आना होता है या कहीं ऐसे जाना पड़ जाए तो वहाँ पे वो व्हील चेयर पे जाते हैं। काफ़ी बीमार हालत बताई जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब रैली में आना होता है तो बिल्कुल सही खड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पटना में मॉर्निंग वॉक भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। तो ये तो चलो इट्स थिंग ऑफ जुडिशरी और बाकी चीज़ें, उस पर हम क्या ही बोल सकते हैं, और सभी को पता है जैसा अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन उनको वो सज़ा याफ्ता हैं, 32 साल की सज़ा उनको हुई है और वो जेल में रहे हैं। अभी वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पे हैं। इसके अलावा वो फॉर्डर स्कैम में अंदर थे। उसके बाद लैंड फॉर जॉब्स के मामले में उनकी धर्मपत्नी और उनकी बड़ी बेटी के ऊपर केस है, जो कि एकदम ओपन और शट केस है। उसके साथ की सारी फाइल है कि किसको ज़मीन दी गई, किसको नौकरी मिली, कैसे क्या हुआ, सारा CBI के पास। और उसका भी राउज एवेन्यू कोर्ट और बाकी सारे जगह पे मामला सही से चल रहा है और उसकी वजह से उनकी धर्मपत्नी और उनकी बड़ी बेटी के ऊपर भी जेल जाने के पूरी संभावनाएं हैं। तीसरी चीज़ IRCTC स्कैम। उसके अंदर वो, उनकी धर्मपत्नी, बाद में उनका बेटा तेजस्वी यादव, सबके सब उसके अंदर कन्विक्टेड हो सकते हैं, मतलब उसमें आरोपी हैं। और उनके ऊपर कभी ये भी एकदम ओपन और शट केस है और इसी के साथ में
ये सारा का सारा परिवार जेल के पीछे जाने के लिए एकदम तैयार है। इसमें बीच में बात कहाँ निकल के आती है कि ये सारा जब प्रकरण हुआ तो उसके देखा कैसे नहीं गया। भारत के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब आपका देश कोई मतलब चीफ मिनिस्टर जेल जाए। हरियाणा के अंदर चौटाला जी के जेल जाना पड़ा था, बिहार में इनको जाना पड़ा है जेल, और हमारे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और कई सारे नेता गए हैं। लेकिन इनका जो मामला है वो बहुत यूनिक है, क्योंकि ये जब जेल में गए हैं तो उसके बाद इनके पूरे परिवार को एक सिस्टमेटिक वे में खींचा गया है। जब ये फॉर्डर स्कैम हुआ, सब सामने आया, जब इस पर सारी की सारी बात चली, उस टाइम कांग्रेस की ही सरकार थी सेंट्रल में। सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने ये सब कुछ अपने सामने देखा, होने दिया, सारा स्कैम होने दिया, FIR होने दी, चार्जशीट बनने दी, सब कुछ होने दिया, केस चलने दिया। और तो और राहुल गांधी ने जो एक बिल मनमोहन सिंह जी लेके आए थे जो कि इनको बचा सकता था, उसको बकवास कह करके सभी के सामने फाड़ा और फेंका। वो आप कभी भी जाके आर्काइव्स में वीडियो में चेक कर सकते हैं कि कैसे वो बिल फाड़ा गया, जो कि खुद कांग्रेस ही लेके आई थी, और जिसको खुद ही बकवास, बेबुनियाद और किसी काम का ना बता करके जो बिल है जो लालू यादव और उनके पूरे परिवार को बचा सकता था, उसको उन्होंने सबके सामने फाड़ के फेंक दिया, और नतीजतन लालू यादव जो हैं वो जेल गए। अब ये गाज अगली उनके धर्मपत्नी, उनकी बेटी और उनके बेटे के ऊपर है। साथ ही साथ इन चुनावों के अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे शुरुआत में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी एकदम साथ घूम रहे थे। उससे पहले वो आपस में दूसरे को फिश बनाना, मटन बनाना सब सिखाते, एकदम भाई भाई की तरह चल रहे थे। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से राहुल गांधी नदारद हैं, बिहार शक्ल नहीं दिखाई, सारा सब कुछ रायता फैला करके वो निकल गए। कभी कोलंबिया घूम रहे हैं, कभी मलेशिया घूम रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। बीच में याद आता कि देश भारत का उनके पास पासपोर्ट है, वो शायद यहाँ के नागरिक हैं, हो सकता है यहाँ के ना भी हों, पर जो हैं तो वापस आके फिर यहाँ पे भी राजनीति चमकाने से कभी हरियाणा चले जाते हैं, कभी चंडीगढ़ चले जाते हैं, कभी दलित की राजनीति हो रही, कभी वाल्मीकि की राजनीति के लिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो कि है चुनाव, जो इस टाइम पे सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार का है, वहाँ से वो बिल्कुल नदारद है। तो ये बताता है कि वो कितना सीरियस है इस चुनाव को लेकर के। और जब अब आखिरी में समीकरण बटे हैं तो उसके बावजूद भी कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आपस में महागठबंधन एक दूसरे के सामने खड़ा है, टिकटों के वितरण पे बहुत चिल्लम चिल्ली है, कांग्रेस के नेता आपस में एयरपोर्ट पे लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कुछ लोग छाती फाड़ रहे हैं कि हमारे को टिकट नहीं मिला। टिकट वितरण के अंदर पैसों की धांधली बिल्कुल साफ आ रही है। और इतना सब होने के बाद तेजस्वी यादव, जिनके पिता खुद करप्शन के प्रूवन चार्जेस होने के बाद सजा याफ्ता हैं, जिनके ऊपर, जिनकी माता के ऊपर, जिनकी बहन के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो क्या कहते हैं, करप्शन हम हटाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि चिकन फॉर KFC। पर चलो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब आखिर में आते आते क्या निकल के आया है, आखिर में आते आते ये निकल के आया है कि इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस को आखिर में खुद सरेंडर करना पड़ा है। 50 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा है। पहले पूरा रायता फैलाने के बाद, पूरा घर जलाने के बाद, वो साइड में खड़े होकर हंस रहे हैं। मुकेश सैनी को इस बीच में 15 सीटें पकड़ाई गई हैं। आखिर में बिल्कुल लास्ट में जब वो पूरा कभी NDA कभी महागठबंधन के बीच में भाग रहे थे, कुछ हो जाए उनका, आखिर में उनको 15 सीटें बताई गई हैं, 15 सीटें पकड़ाई गई हैं जो कि उनकी फेवरेबल नहीं है। और आखिर में उनको कह दिया गया कि उनको हम डेप्यूटी CM के लिए बोला जाएगा। और इसमें सबसे कमाल की बात है कि कांग्रेस खुद नहीं बोल रही है कि हम सेकंड सबसे बड़ी पार्टी हैं इस गठबंधन की, हमें डेप्यूटी CM मिलना चाहिए। अब चलो जीतेंगे हारेंगे ओवल तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, इस पर भी पहले बात नहीं हुई, अब ये सब कुछ चल रहा है। तो एक तरीके से लॉलीपॉप पकड़ाया गया है सैनी जी को, और सैनी जी खुश होकर घूम रहे हैं कि 2% हमारे पास, जो एट द एंड ऑफ द डे कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन बिहार।
कि उनकी कास्ट का 2% वोट है, तो उनको डेप्यूटी सीएम पकड़ा दिया गया है। आरजेडी के पास सीएम की पोस्ट है और 37% यादवों को उन्होंने खड़ा कर ही दिया है वहाँ से। आखिर में निकल के आता है कि जो 19% मुसलमान है, अब उसको वो ये देखे, उसका देखना बहुत ज़रूरी है कि एम वाई समीकरण इंटैक्ट रहेगा या 19% जो मुसलमान है, जो बिहार में डॉक्यूमेंट पे बोला जाता है, वो अपने विकल्प ढूंढेंगे। वो विकल्प में ओबीसी निकलेंगे, क्योंकि भाजपा और एनडीए तो नहीं देंगे, वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन वो जेडीयू को दे सकते हैं, वो उस तरफ देखेंगे, या फिर वो अपनी जो उनकी रही सही थोड़ी सी पावर है, वो अब की बार वहीं वोट दे करके अपनी पावर को भी खुद समाप्त करेंगे। ये देखने वाला होगा। तो बिहार चुनाव काफ़ी अच्छे मोड में चल रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, और जब भी वोटिंग होगी छठ पूजा के बाद तो काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी सिंपल सी बात तो ये कहने की है कि जो महागठबंधन है उसमें आग लगी पड़ी है, और जो एनडीए है वो अपना सारा जो फॉर्मेलिटी और नामांकन, सीट शेयरिंग सब करने के बाद, क्लियरेंस लेने के बाद चुनावी मैदान में उतर चुकी है। योगी जी ने फ्रंट फुट पे बैटिंग शुरू कर दी, और मोदी जी भी बस छठ पूजा के बाद शुरू करेंगे, और उसके बाद महागठबंधन सिर्फ डिफेंस ही करता रह जाएगा, और आखिर में देखते हैं किसको मिली कितनी सीटें। बाकी हमें तो पता ही है कि ये चुनाव किसकी तरफ टिल्टेड है, और वी होप कि वही जीतें और बिहार वापस से अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ाए, क्योंकि बिहार का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। वो एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, और एनडीए का फोल्ड बिहार के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी आप अपने विचार रखें कि इस बारे में आप क्या समझते हैं। बाकी जय हिंद, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।